आज हम लेकर आए हैं विजन आईएएस की मंथली करंट अफेयर्स अगस्त 2024 का, जिसका हमारा टॉपिक जो दो टॉपिक्स रह गए थे वो टॉपिक्स हम कवर करते हैं। एक आपका सोशल इश्यूज़ प्लस आपका कल्चर, दोनों ही टॉपिक्स को एक साथ लेकर आए हैं और इसमें आपको हम कवर करेंगे आज। ठीक है, पूरी तरह से। पहले मैंने आपको जैसा बताया था कि सोशल इश्यूज़ पहले ही आना था, बट ड्यू टू टेक्निकल ग्लिच पॉसिबल नहीं हो पाया। तो जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आप प्लीज़ टेलीग्राम पर भी कनेक्ट हुई ताकि इम्पॉर्टेंट जुड़ी हुई पीडीएफ्स आपको मिल पाएँ। ठीक है, चलिए अब हम सीधा शुरू करते हैं अपने सोशल इश्यूज़ के टॉपिक्स में, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है सेफ्टी ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। ठीक है, अब हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की जब सेफ्टी की बात आई तो आप जानते ही हो कि अगस्त के महीने में एक बड़ा ही भीषण 9 अगस्त का वो डे था और बहुत ही हमने एक मेजर इंसिडेंट देखा भारत में, बंगाल के अंदर, कोलकाता के अंदर। तो उसमें हमने देखा कि अगर हम पूरी तरह से उस गैंगरेप को स्टडी करते हैं तो यानी कि बहुत बड़ा एक सेफ्टी कंसर्न का एक क्वेश्चन मार्क आ गया कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को कैसे सेफ़ रखा जाए, क्योंकि जब आप हॉस्पिटल में ही सेफ़ नहीं हो तो फिर आप कहाँ कैसे सेफ्टी के वुमेन के लिए बहुत बड़ा क्राइसिस उठा। तो हमारा सोसाइटी का टॉपिक भी GS1 होता ही है और ये बहुत बड़ा सवाल जो बच्चों ने भी मेंस एग्ज़ाम दिया होगा या अभी आने वाले डेज़ में भी जब आपके एग्ज़ाम्स हैं तो आप बिल्कुल इस चीज़ के लिए रेडी रहिएगा कि बहुत बड़ा कंसर्न जो वुमेन के सेफ्टी को लेकर है, नॉट ओनली हेल्थ केयर प्रोफेशनल बट ऑल द वुमेन हु आर वर्किंग आउटसाइड। तो वो उनके लिए कैसे एक इम्पॉर्टेंट क्राइसिस है ये और कैसे इसको ठीक करा जाए, इसके बारे में पढ़ते हैं। क्या ना, जब ये हादसा हुआ 9 अगस्त वाला गैंग रेप और एक डॉक्टर का ऐसा जो कि 36 आवर्स से लगातार काम कर रही थी और उनके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, तो इसकी ना एक पहली मीटिंग बुलाई गई नेशनल टास्क फोर्स की। ठीक है, और इस नेशनल टास्क फोर्स को यही बोला गया कि हमें ना जो भी मेडिकल प्रोफेशनल्स को जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी रिलेटेड क्राइसिस है उनकी सेफ्टी रिलेटेड, सुप्रीम कोर्ट ने उनको बोला कि भाई इस पर चेक करो और एड्रेस करो कि इनकी सेफ्टी से रिलेटेड आप कैसे इनको बचा सकते हो और क्या करा जा सकता है। अब देखो, नेशनल टास्क फोर्स कैसी बॉडी है, ये कैसे आई है? नेशनल टास्क फोर्स एक टेम्प्रेरी ग्रुपिंग थी मिलिट्री यूनिट के द्वारा जब फॉर्म हुई थी, कोई स्पेसिफिक मिशन के तहत इसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है सीनियर प्रोफेशनल्स के द्वारा। और हमने हेल्थ केयर में भी देखा ही, हमने इनकी ड्यूटी पता है क्या होती है? इनकी ड्यूटी रोल बहुत ज़बरदस्त है। इनका काम ही यही है कि कोई भी ऐसा इम्पॉर्टेंट टास्क आ जाए तो इनको काम करना ही करना है, स्टडी करनी है, रिसर्च करना है। टास्क फोर्स का मतलब समझते हो ना? टास्क फोर्स का मतलब सोल पर्पज़ ये होता है कि रिसर्च करना, और विदाउट जजमेंट और रिकमेंडेशन आप बेसिकली पूरे मुद्दे पर रिसर्च कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो कि कैसे ये हुआ और इसको कैसे दूर किया जा सकता है। तो नेशनल टास्क फोर्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ टेम्प्रेरी बॉडी जो कि एक काम करती है। सुप्रीम कोर्ट इन्हीं से बोलता भी है, जब भी कोई ऐसा टास्क का काम आता है जहाँ पे भी लगता है कि बहुत गड़बड़ हो रहा है मामला, तो इनको बिठाया जाता है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, ताकि ना आप ये बैठकर इस बात पे रिसर्च करें कि कैसे हम आगे की सिचुएशन को इम्प्रूव कर पाएँ। अब देखो, ये बहुत बड़ा मुद्दा था 9 अगस्त वाला जो हुआ। अब न्यूज़ में और क्या रहा, इससे जुड़ी बातों को समझते हैं। कह रहा, आप समझो NTF ने जब मर्डर के लिए बुलाया गया इनको, कि मर्डर जो हुआ है पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर का विद गैंग रेप एट RG कार मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल कोलकाता, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा था, इसीलिए बुलाया गया और इनसे बोला गया कि कुछ ऐसी रिकमेंडेशंस लेकर आएँ जिससे कि ना सेफ्टी का पता चले, या जितने भी मेडिकल प्रोफेशनल्स के लोग हैं या दूसरे रिलेटेड जो मैटर्स से जुड़े हुए हैं उनकी वर्किंग कंडीशन, उनके वेलबींग के लिए कुछ रिकमेंडेशन से लेकर आएँ। अब ऐसे कौन से ना इन्होंने थीमेटिक सब ग्रुप्स भी बनाए हुए हैं जिसमें मिलके ये काम करते हैं। उन्होंने सबसे पहले कहा कि देखो, 4 तरह के काम जो हैं, 4 तरह के क्राइसिस समझ में आए हैं। पहला क्राइसिस है इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल इंस्टीट्यूशन का स्ट्रेंथन करने की बहुत ज़रूरत है, सबसे बड़ी चीज़। सेकंड ज़रूरत है सिक्योरिटी सिस्टम, भाई कहाँ थे उस वक्त कैमरास, कैसे नहीं पता चला, कैसे किसी का मर्डर हो गया आपके यहाँ। फिर रिवैम्पिंग ऑफ वर्किंग कंडीशन, कि वापस से वर्किंग कंडीशन की ओर हमें ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे इतनी वर्किंग कंडीशन ख़राब थी हॉस्पिटल के अंदर, अगर ये हाल है तो बाहर आप कैसे फिर आप किसी को बचा पाओगे। इसी में आपको पता होना चाहिए रिवैम्पिंग का मतलब क्या होता है।
रिवैम्पिंग का मतलब होता है गाइस किसी चीज़ को चेंज करना, किसी चीज़ को मॉडर्नाइज बनाना। और लीगल फ्रेमवर्क अक्रॉस द स्टेट, इससे जुड़ी हुई चीज़ों का क्या है, वो भी हमने 4 तरह के ग्रुप्स में डिवाइड किया टास्क को कि ये टास्क हैं हमारे जिसमें हमें काम करना है। अब हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स कौन होते हैं? हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स में वो सभी लोग जुड़े हुए हैं जो कि साइंटिस्ट हैं, थेरेपिस्ट है, कोई अदर प्रोफेशनल है जो कि रिसर्च कर रहा है, स्टडी कर रहा है, कोई रिहैबिलिटेशन का काम कर रहा है, कोई क्यूरेटिव पे स्टडी कर रहा है, मतलब जितने भी हैं जो हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं एज़ पर NCHEF एक्ट 2021, उसके तहत ये सभी को बोला गया है कि भाई किसी भी तरीके से आपको ऐसे लोगों को बचाना है। अब जो आपका ये है ना, ये पता होना चाहिए आपको NCAHP क्या है। ये है नेशनल कमीशन फॉर एलीड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशंस, ठीक है। ये एक्ट 2021 में आया था और ये एक लॉ है जो एक रेगुलेटरी बॉडी को इस्टेब्लिश करते हैं फॉर एलीड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशंस इन इंडिया। इनका काम है, कमीशन का काम ही यही होता है। अब देखो, बीइंग हेल्थ, क्योंकि हेल्थ एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी की कि वो इवेंट्स और इवेंचुअलिटीज़ को देखें, चेक करें और जो भी इससे जुड़े वायलेंस वगैरह हैं उसको रोकें। अब प्राइवेट सेक्टर जो होता है वो मेजॉरिटी ऑफ सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी केयर इंस्टीट्यूशंस की तरह काम करता है। कहाँ कहाँ काम करता है? Tier 1 सिटीज़ में, मेट्रो सिटीज़ में, Tier 2 सिटीज़ में। अब WHO का इसमें क्या है? WHO का रोल इसमें क्या होता है? तो अकॉर्डिंग टू WHO जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो बहुत बड़े रिस्क में हैं। आप देखो ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर आप चेक करते हो तो हेल्थ वर्कर्स बहुत ज़बरदस्त रिस्क में हैं। कैसे इनको बचाया जाएगा? क्योंकि देखो इतना बड़ा मुद्दा कि किसी डॉक्टर का मर्डर हो गया, 36 घंटे की बेचारी वो शिफ्ट पे थी और उनका इतना ज़बरदस्त तरीके से, मतलब आप देख के काँप जाओगे, इतना भयंकर वीडियोस जो दिखाई गई थी उसमें। तो बिटवीन 38 से 38% हेल्थ वर्कर जो है वो बेचारा फिजिकल वायलेंस में, WHO की रिपोर्ट में आया कि वर्ल्ड वाइज बेचारे वर्बल अग्रेशन, एब्यूज़ झेलते हैं, इतनी गाली गलौज होती है इनके साथ, इनको फिजिकल वायलेंस, इन पर कुछ भी उठा के मार दिया जाता है। तो कह रहा है, और ज़्यादातर ऐसा दिखता है कि ये करने वाले पेशेंट और विजिटर्स होते हैं। तो जितनी भी डिज़ास्टर कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन होती हैं उसमें ऐसा क्या किया जाए इन वर्कर्स के लिए, बहुत बड़ा मुद्दा है। मतलब आप सोचो कितनी मैंने देखी हैं नर्स भी जो कि बेचारी मारी जाती हैं विजिटर्स द्वारा या पेशेंट्स द्वारा। वो पूरा अपना काम कर रही हैं बट फिर भी वो मार भी खा रही हैं। तो देखो वो तो अपना काम करने आ रही है ना, ये एक्स्ट्रा थोड़ा ना वो मार खाने आ रही थी बेसिकली किसी हॉस्पिटल में काम करने के लिए। तो ऐसा इंश्योरिटी ली जाए जिससे कि इनकी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की सेफ्टी इंश्योर हो पाए। कह रहा सेंट्रल लेवल पे इसीलिए एपिडेमिक डिजीज़ अमेंडमेंट एक्ट 2020 है, यानी ये एक्ट ऑफ वायलेंस है जो कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के अगेंस्ट है। कि अगर उनके साथ कोई भी एपिडेमिक सिचुएशन में, जैसे कि मान लो कोविड-19 चल रहा था, ठीक है, और अगर आपने इन हेल्थ केयर पर्सनल्स के ख़िलाफ़ कुछ भी वायलेंस करा तो आपको कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस में कंसिडर किया जाएगा। बिल्कुल साफ तौर पर एपिडेमिक डिजीज़ अमेंडमेंट एक्ट 2020 ने ये साफ तौर पे कहा कि अगर आपने इनके साथ ऐसा किया, कोई वायलेंस किया, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस प्लस नॉन बेलेबल, बेल भी नहीं मिलेगी। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो सारे सीरियस क्राइम होते हैं जो पुलिस को अरेस्ट करने देते हैं किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के, और इन्वेस्टिगेशन होती है बिना कोर्ट ऑर्डर के, ध्यान रखना, दैट इज़ कॉल्ड कॉग्निजेबल ऑफेंस। फिर प्रिवेंशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्क एट वर्क प्लेस में वुमेन को, उसके लिए भी 2013 में एक्ट बना। स्पेसिफिकली नर्सिंग एंड हॉस्पिटल्स की जो पर्सनल्स हैं उनके लिए। स्टेट लेवल पे भी कर्नाटका और केरला ने एक्ट बना रखे हैं। ग्लोबल वाइज में ILO और WHO का रोल है, उन्होंने गाइडलाइंस दी हुई हैं। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के लिए यूनाइटेड किंगडम में ये काम हो रखा है, एक डेडिकेटेड सिक्योरिटी टीम इसके लिए है। ऑस्ट्रेलिया में हॉस्पिटल्स के लिए क्या होता है, हॉस्पिटल्स के अंदर सेफ्टी मेजर्स पर्सनल्स के लिए लेने के लिए एक तो सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है, दूसरा वहाँ पर ना पैनिक बटन्स होते हैं कि अगर किसी को भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम नज़र आया तो पैनिक बटन दबाया, तुरंत उसको हेल्प की जाएगी। दूसरा मैंडेटरी डीएस्केलेशन ट्रेनिंग भी दी जाती है, वहाँ पे सबको बुला के ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर कुछ ऐसा मैटर हो रहा है जो बहुत ख़राब हो रहा है, उसको किस तरह से उसमें ट्रेनिंग दे के उसको ठीक किया जा सकता है। अब नेक्स्ट मुद्दा आता है कि ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस एसोसिएटेड हैं सेफ्टी ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को लेके। कह रहा पहला ऐसा मुद्दा है इनएडिक्वेट सिक्योरिटी प्रोविजंस।
कह रहा सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं नहीं मेडिकल केयर यूनिट्स में, जो गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल्स हैं। आप सुन, जो 1/3 जो डॉक्टर हैं उनको इंडिया में बहुत ख़राब लगता है, उनको नाइट शिफ्ट करने में डर लगता है। अब आप सोचो, जो ये हादसा हुआ है कोलकाता वाला आरजी हॉस्पिटल के अंदर, आसपास के हॉस्पिटल के या जितने भी वहाँ वुमेन हैं उनको डर लगने लगा है कि हम नाइट शिफ्ट कैसे करें, कि हम ना नेक्स्ट इस हादसे का शिकार हो जाए। तो कह रहा है इवन जो सर्वे हुआ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा, वहाँ पर ये साफ तौर पे बात निकल कर आई है कि 1/3 जो डॉक्टर हैं भारत में उनको नाइट शिफ्ट करने में डर लगता है। पहली समस्या क्या है? सिक्योरिटी की प्रॉब्लम, इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। आप सोचो, इतना बड़ा हादसा हो गया, आपका एंट्री एग्जिट हॉस्पिटल का ऐसे ही खुला हुआ था, सीसीटीवी कैमरा फंक्शन नहीं कर रहे थे आपके। फिर रेस्टिंग स्पेसेस की बड़ी दिक्कत है नाइट ड्यूटीज़ के लिए। जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं 1/3 बेचारे जो अवेलेबल ड्यूटी रूम्स में होते हैं उनके पास कोई अटैच बाथरूम नहीं होता एज़ पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सर्वे। फिर कोई ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी नहीं है कि अगर वो रात को बेचारी काम कर रही हैं तो उनके लिए कोई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हो जो घर पे या हॉस्टल पे छोड़ कर आए। स्क्रीनिंग आर्म्स वगैरह है ही नहीं, कोई भी वेपन लेकर आ जाएगा आपके हॉस्पिटल में, आप कुछ भी नहीं करोगे तो फिर तो आप पता नहीं पेशेंट्स का भी कैसे ध्यान रखते होगे। फिर लॉन्ग वर्किंग आवर्स, इंटर्न्स हैं, रेसिडेंट हैं, सीनियर रेसिडेंट हैं, 36 आवर की शिफ्ट उनकी होती है, उसमें ना आप सैनिटेशन ठीक से प्रोवाइड करते हो, ना न्यूट्रिशन, ना हाइजीन, सेफ्टी। सोचो, आपने तो उनको मतलब आप डॉक्टर बन गए हो भारत देश में तो आपने गुनाह कर दिया। फिर इजी एक्सेस की प्रॉब्लम है, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस है, पेशेंट कोई भी आ रहा है, कोई भी अटेंडर घुस रहा है, रेस्टिंग रूम में घुस जा रहा है, कोई डॉक्टर के रूम में घुस जा रहा है, ये कैसे कर सकता है कोई। फिर हेल्थ हैजार्ड कितने सारे हैं, सोचो आप। हैजार्डस सिचुएशन में नियरली 1600 डॉक्टर्स बेचारे स्कम्ड हुए थे कोविड में इन इंडिया। सोचो आप, कितना बुरा हाल हुआ था। अब आपको पता होना चाहिए, देखो कई बच्चे मुझे कहते हैं मैम वोकैबलरी में भी हमें दिक्कत आती है, तो मैं देखो ऑलरेडी आपको कई बार बोल चुकी हूँ कि मैं उसी वक्त आपको शब्द का मतलब बता रही होती हूँ, आप एक लिखा करो। आप स्कम्ड का मतलब होता है टू स्टॉप फाइटिंग अगेंस्ट समथिंग। 1600 डॉक्टर्स चले गए कि यार हम नहीं हो पाएगा, इतने हैजार्डस सब्सटेंसेस को कैसे कहीं डील करें। आपने कुछ उनके लिए कर ही नहीं रखा था, कोई उनके लिए कुछ ऐसा नहीं कर रखा था कि जिससे वो सेफ़ फील करें। 14 तो उन्होंने सेट किया उन्होंने स्टेट काउंसिल, वो भी ठीक से काम नहीं करती थी। तो कह रहे कहाँ जाएँ ये अपनी ग्रीवेंसेस लेकर, कैसे करें। तो कह रहा है वे अहेड में सबसे बड़ी ज़रूरत है स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, क्योंकि हेल्थ जो सब्जेक्ट है वो स्टेट का ही है। स्टेट ही कोई ऐसा सबसे पहले मैकेनिज़्म निकाले जिससे वायलेंस डॉक्टर के अगेंस्ट ना हो, और इतनी पेनल्टी लगाओ, ऐसी हेल्पलाइंस वगैरह के नंबर्स वगैरह कनेक्ट करो ताकि इमीडिएट डॉक्टर को असिस्टेंस मिल पाए, उसको ये ना लगे कि मुझसे गलती हो गई डॉक्टर बन के इतनी पढ़ाई करने के बाद भी। फिर मैंडेटरी इंस्टीट्यूशनल रिपोर्टिंग होनी चाहिए। अगर कोई वायलेंस हुआ है हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए वाइल ऑन ड्यूटी, तो ये हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन की ड्यूटी है कि वो इंस्टीट्यूशनल फायर को विद इन 6 आवर्स ऑफ द इंसिडेंट को कर पाए। फिर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की बात है, सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करो आप सभी एंट्रेंस पे, जितने भी एग्जिट हैं हॉस्पिटल्स के, बायोमेट्रिक कराओ आप, फेशियल रिकग्निशन कराओ, जो भी सेंसिटिव एरियाज़ हैं वहाँ पे ऐसे ही नहीं घुसा देना है। और ट्रांसपोर्ट प्रोविज़न भी रखो ताकि जो नाइट शिफ्ट कर रहा है 10 PM से 6 AM वो जा पाए बाहर भाई। फिर एम्प्लॉय की सेफ्टी कमेटी बैठनी चाहिए, उसमें आप डॉक्टर, इंटर्न्स, रेसिडेंट नर्सेस को बुला कर वो कमेटी बनाओ, क्योंकि देखो उनको अपनी प्रॉब्लम ज़्यादा पता है, उनको पता है सेफ्टी का लूप होल कहाँ कहाँ समस्या है, कहाँ कहाँ सुरक्षा की दिक्कत है। वो बैठेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा आपको बताएंगे कि कैसे कैसे ऑडिट करना है, क्या करना है, और उसके साथ मिलकर आप बनाओ। फिर इंश्योरिंग ड्यू सिक्योरिटी इन मेडिकल इस्टेब्लिशमेंट, एम्प्लॉय सेफ्टी कमेटी आप बैठाओ, डॉक्टर्स हों, इंटर्न्स हों, नर्सेज हों, और वो क्वार्टरली ऑडिट करें कि भाई ये कैसे इसको मैनेज करना है, कैसे इफ़ेक्टिव क्राउड मैनेजमेंट करना है, ये बहुत ज़रूरत है। फिर WHO की रिकमेंडेशन आई। WHO ने क्या बोला? WHO ने सबसे पहले बोला कि आप ना डेवलप करो, ऐसे प्लान्स बनाओ ऑक्यूपेशनल हेल्थ के लिए कि वहाँ पर कोई भी जो ऑक्यूपेशन में है वो बेचारा है, उसको ये ना लगे कि मैं गलती से इस ऑक्यूपेशन में क्यों आ गया, इतनी दिक्कत हो रही है। या तो सेफ्टी पॉलिसीज़ के साथ बनाओ। दूसरा, रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स को खड़ा करो जो कि पूरी तरह से सज्ज हों कि हेल्थ वर्कर्स को कोई दिक्कत ना आने दो, किसी भी तरह का वायलेंस बर्दाश्त ना किया जाए, किसी भी तरीके का, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, कोई वायलेंस बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसीलिए आपको कल्चर ऑफ जीरो टॉलरेंस प्रमोट करना है। अब ब्लेम फ्री इन्वायरमेंट बनाओ,
वर्किंग कल्चर हो, जस्ट वर्किंग कल्चर, जहाँ कम्युनिकेशन, लीगल, एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से हर चीज़ को किया जा सके। और ऐसी पॉलिसी बनाओ जिसमें फेयर ड्यूरेशन ऑफ डिप्लॉयमेंट हो, उनको रेस्ट ब्रेक्स दो, उनको आप बर्डन हेल्थ वर्कर पे मत डाल दो कि पूरा बर्डन ही डाल के बैठ गया कि इतने। देखो हम मानते हैं हमारी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, पर आप डॉक्टर पे भी रहम खाओ यार, नर्सेज पे भी रहम खाओ, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स पे भी रहम खाओ। वो 24 घंटे पेशेंट को नहीं देखते चले जाएंगे, तो उसके लिए ब्रेक्स रखने हैं टाइमली, ये सारी चीज़ें आपको ज़रूरत है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक आपका सोशल इश्यूज़ का है, वो है मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट्स, जो कि आपकी भी एक समस्या डेफिनेटली होती होगी। देखो, बीइंग एन एस्पिरेंट, जो बच्चे दिल्ली में आते होंगे या जो अपने घर से ही तैयारी कर रहे हैं, किसी टीयर 2 सिटी में है या कहीं विलेज एरिया में भी पढ़ रहे हैं, कहीं भी पढ़ सकते हैं ना, लेकिन एक समस्या हमेशा बनी रहती है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, कैसे होगा, इतना कॉम्पिटिटिव है, इतनी सारी समस्याओं के बाद। तो एक मेंटल हेल्थ स्टूडेंट्स का कैसे ठीक रहे, और इसमें तो हम बेसिकली मेडिकल स्टूडेंट्स को ही मैं आपको लेके जा रही हूँ कि क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे सुसाइड नज़र आ रहे हैं, इंसिडेंट सुसाइड्स के बहुत मिले हैं। कह रहा है यहाँ पर भी नेशनल टास्क फोर्स आया, उसने मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए एक रिपोर्ट को सबमिट करा, ताकि हम अलार्मिंग इंसिडेंट जो भी सुसाइड के हैं वो लास्ट 5 ईयर्स के निकाल के चेक कर पाएँ। इसमें सबसे बड़ा रिपोर्ट में एम्फेसिस हुआ कि हाई प्रेवलेंस ऑफ डिप्रेशन है अमंग इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स। कह रहा भारत में जो बच्चा मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है उसको सबसे ज़्यादा डिप्रेशन घेरता है। कह रहा है ऐसा क्यों है? कह रहा वो मैं ना पूरे तथ्यों के साथ आपको बताता हूँ, फैक्ट्स के साथ। तो कह रहा कमीशन ने ना ऑनलाइन सर्वे किया और पता चला कि जो 27.8% अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं ना, उनको मेंटल हेल्थ कंडीशन है, और ऐसे ही पोस्ट ग्रेजुएशन में 31.3% जो है उनको समस्या होती है। अब वुपिंग का मतलब क्या होता है? वुपिंग का मतलब होता है बेसिकली इसका मतलब ये है कि आप कुछ एक्साइटेड हो के आपने बहुत तेज से चिल्लाया, जब आप बहुत इन्जॉयमेंट में होते हो ना, एन एग्रीमेंट विद समथिंग, तब आप ये करते हो। तो बहुत मतलब देख के ये बड़ा शाउटिंग सा लगा हमें कि बताओ यार, इतने बच्चे पढ़ रहे हैं और उसमें सुसाइडल थॉट इतने सारे बच्चों के अंदर आ रहे हैं, ऐसा क्या करते हैं मेडिकल कॉलेजेस के अंदर? तो कह रहा है कि चलो उस तक तो मैं जाता हूँ, लेकिन पहले ना आप देखो, निम्हांस जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज, इसके द्वारा पता चला कि जो 23% बच्चे हैं स्कूल के, उनको मेंटल हेल्थ बचपन में ही हो रहा है। कह रहा 7% इनको साइकेट्रिक डिसऑर्डर होता है, और ज़्यादातर जो उम्र का है समा है वो टीनेज वाली उम्र है, 13-17 साल की उम्र, क्योंकि यहीं पे सबसे ज़्यादा आपके हार्मोन्स में चेंज आ रहा होता है। तो कह रहा स्टडी और भी कंडक्ट हुई। कह रहा चेन्नई में ऐसे ही स्किज़ोफ्रेनिया रिसर्च फाउंडेशन ने पता लगाया कि 30% बच्चे को सफरिंग में है, एंजाइटी भी हो रहा है, डिप्रेशन का भी वो शिकार है। तो कह रहा मेंटल हेल्थ असल में WHO क्या बताता है? कह रहा WHO मेंटल हेल्थ के बारे में बताता है कि एक ऐसा स्टेट ऑफ वेलबींग जहाँ पे सभी इंडिविजुअल्स को पता होता है कि वो अपना पोटेंशियल जानते हैं, उनको पता है नॉर्मल स्ट्रेस लाइफ के कैसे झेलने हैं, उनको पता है अपनी लाइफ में कैसे प्रोडक्टिव बनानी है, कैसे फ्रूटफुल लाइफ बनानी है, कैसे सोसाइटी में भी कंट्रीब्यूशन देना है, ये सब उनको पता होता है और वो इस मामले में बड़े खुश रहते हैं। यानी कीन्स भी कहता है, देखो मेंटल वेलबींग का पता कैसे चलता है, किसी के इमोशनल वेलबींग का पता कैसे चलता है? वो हैप्पी है, वो लाइफ के हर पार्ट में इंटरेस्ट ले रहा है, वो सेटिस्फाइड है, वो साइकोलॉजिकली बड़ा अच्छे रिलेशनशिप सबसे कैरी कर रहा है, सोशली वो बहुत सब कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो हमेशा एक ग्रुप में रहना, उसको एक सोशल कोहेरेंस जैसा फील होता रहता है, तो वो उसके साथ सही है मामला। लेकिन ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, अब हम इसी पर आते हैं कि स्टूडेंट्स को क्यों मेंटल हेल्थ हो रहा है, IITs में मेडिकल स्टूडेंट्स को इतना क्यों हो रहा है? कह रहा सबसे बड़ी बात है इमीडिएट ट्रिगर्स और प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स। यानी मेंटल हेल्थ क्राइसिस अमंग स्टूडेंट इसलिए है क्योंकि कभी कभी अचानक से उनके जीवन में फिनेंशियल लॉस की प्रॉब्लम आ गई, पेरेंट्स को कुछ ऐसी दिक्कत आ गई, या कोई ऐसा सडन उनके जीवन में ऐसा कोई दुख आ गया, कोई मेंटल हेल्थ डिटोरिएट हो गई, कोई एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए, तो उनको लगा हाँ अब हम अपने घर कैसे जाएंगे, और हम अगर घर चले भी गए तो वहाँ बहुत ह्यूमिलेशन होगा। तो इसीलिए बच्चे को आसान ये लगता है कि यार मर जाओ, अपनी लाइफ ही ख़त्म कर दो, सारा जीवन का दर्द ही ख़त्म हो जाएगा। फिर इन्फ्लुएंस सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा है। कह रहा 2018 में ब्रिटिश स्टडी के द्वारा पता चला कि जो सोशल मीडिया है यूज़ टू डिक्रीज, डिसरप्ट और डिले स्लीप। आप देखो, अपने आप को नोटिस करो, कितनी देर सोशल मीडिया पे रहते हो, अपने मोबाइल फ़ोन्स पर चेक करना, सर्वे करो, ज़रा अपना भी सर्वे करो बैठ के।
अब इस चक्कर में क्या होता है कि आपको डिप्रेशन, मेमोरी लॉस होगा, पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस होगी क्योंकि आप ठीक से स्लीप नहीं ले रहे हो, ये प्रॉब्लम। फिर सोशल आइसोलेशन और लोनलीनेस की प्रॉब्लम है, डिसफंक्शनल फैमिली डायनामिक्स हैं, हार्मोनल चेंजेस हैं, जेंडर आइडेंटिटी में ड्यूरिंग टीनेज बहुत क्राइसिस है, एकेडमिक प्रेशर है, बहुत ज़्यादा इंटेंस कॉम्बिनेशन है, फिनेंशियल सेक्रीफाइस आप कर रहे हो, बहुत ज़्यादा पेरेंट्स की इतनी ज़बरदस्त एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो उनकी एक्सपेक्टेशंस को फुलफ़िल नहीं कर पा रहा है बच्चा। कह रहा कोटा फैक्ट्री देखी होगी आपने, सुसाइड देखे होंगे उसमें भी। तो इतना ज़्यादा चीज़ें हैं बच्चों के ऊपर कि पढ़ाई का टेंशन, फिर पेरेंट्स का टेंशन, फिर आगे वो जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, प्लेसमेंट लगेगी कि नहीं लगेगी, इतनी सारी टेंशन्स हैं। फिनेंस रहेगा कि नहीं रहेगा, पैसा कैसे कमाएंगे, पैसा बनेगा कैसे, सारी चिंताएं घिरी रहती हैं। फिर बायोलॉजिकल फैक्टर्स तो हैं ही, कह रहा है जीन एक्सप्रेशन, फैमिली हिस्ट्री, अगर कोई सुसाइड की होती है तो ऐसा बच्चे का तो और भी मन करता है सुसाइडल टेंडेंसीज़ की तरफ जाने का, या डिसेबिलिटी या मेजर कोई फिजिकल इलनेस है तो उसमें भी लगता है कि यार लाइफ ख़त्म ही करो ना, ये भी तो समस्या इतनी हो रही है। फिर स्ट्रेस और ज़्यादा होता है, फिर स्टिग्मेटाइजेशन बहुत ज़्यादा है। कह रहा कभी भी ना लोगों को अगर मेंटल हेल्थ ख़राब भी हो रहा होता है तो भी वो डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, उनको लगता है कि अगर हम जाएंगे तो शेम होगा, सब कहेंगे देखो पागल हो गया या पागल हो गई ये तो लड़की। तो इस स्टिग्मा के चक्कर में लोग कभी मेंटल हेल्थ में जाते ही नहीं है, दिखाने ही नहीं जाते हैं। फिर आगे की बात समझते हैं, कह रहा है लेकिन ऐसी समस्या देखो ये बहुत ज़बरदस्त समस्या है, ऐसा क्या करें कि मेंटल हेल्थ केयर इंडिया में हैंडल हो पाए। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है फ्रेगमेंटेड अप्रोच, यानी जो इनसफिशेंट इंटीग्रेशन है पब्लिक प्राइमरी हेल्थ केयर का, ये फ्रेगमेंटेड अप्रोच के साथ साथ मेंटल हेल्थ केयर आपको करनी है। यानी कि यहाँ पर क्या बोल रहा है देखो, बड़े ध्यान से समझना। आप ना फ्रेगमेंटेड अप्रोच रखो, प्राइमरी हेल्थ केयर है चलो अच्छी बात है, मेंटल हेल्थ केयर के लिए भी एक यूनिट तैयार करो, सबसे बड़ी बात है, ठीक है। क्योंकि आपके साथ अभी ये समस्या है, आप क्या सोचते हो, ठीक है प्राइमरी हेल्थ केयर ठीक है, चलो ज़रूरत क्या है मेंटल हेल्थ की ठीक रहने की, मत करो ऐसा। फिर जोग्राफिकल डिस्पैरिटी जो है, रूरल एरिया में, रिमोट एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, शॉर्टेज है मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की। 0.75% साइकेट्रिस्ट जो इंडिया में है वही है बस, खाली अवेयरनेस नहीं है, स्टिग्मा इतना ज़्यादा लोगों ने लगा रखा है। तो ऐसे कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं स्टूडेंट्स के लिए, तो देखो उसके लिए नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम हमने बनाया है, टेली मानस करके एक है, आप वहाँ पर आप कॉल करिए, 24/7 डेज़ ये खुला रहता है, इसमें आप कॉल करिए, आपको ये बिल्कुल आज करके भी देख लेना, अगर कभी किसी को लग रहा हो तो आप किसी को गाइड भी कर सकते हो। टेली मानस करके है, इसको आप खोलिए और इस पर कॉल करिए, और कोई भी ऐसी कोई गाइडेंस या कुछ भी आपको ऐसी एंजाइटी हो रही है, कोई डिप्रेशन हो रहा है, आप इस पर बात करिए। मेंटल हेल्थ केयर के लिए हमने एक्ट बनाया है, साथ ही प्रोग्राम में हैट है। एससी सुप्रीम कोर्ट ने 2001 में ऑलरेडी यूजीसी से बोल दिया था कि किसी भी हालत में रैगिंग को बैन करना है आपने। तो ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं ऑलरेडी। तो वे फॉरवर्ड में कह रहा है कि देखो रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाना हमारी ज़रूरत बनती जा रही है, और हर लेवल पे चलाएं, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो। बच्चा देखो बड़ा हो जाए तो ये सोचा तो बड़ा हो गया अपने आप हैंडल कर लेगा, नहीं, उसके साथ जैसे जैसे बड़ा होगा उसका प्रेशर और बढ़ता चला जाएगा। सबको ज़रूरत है मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स की, काउंसलिंग सर्विसेज कराई जाएँ। टेलीमानस का देखो नंबर भी इसमें टोल फ्री दे रखा है, 14416, ठीक है। सभी कॉलेजेस में ये इनिशिएटिव लिया गया, अर्ली डिटेक्शन की बात करी गई है, ऐसे पॉलिसी रिफॉर्म्स वगैरह लिया गया है। कभी कभी ना ज़रूरत ना हो लगे आपको, व्हाट्सएप सब उड़ा दो, सोशल मीडिया, और सिर्फ डिजिटली डिटॉक्स हो जाओ, अपनी पढ़ाई करो, अपना काम करो, एंजॉय करो लाइफ को। कोई ज़रूरत नहीं है डिजिटली कनेक्ट होने की, फिज़िकल एक्सरसाइजेस करो, हॉबीज़ फुलफिल करो अपनी, ठीक है। पॉलिसी रिफॉर्म तो ऐसे लाने ही लाने हैं, प्रायोरिटाइज़ करो इस सेक्शन को भी अपने, ठीक है। बायोलॉजिकल हेल्थ इंपॉर्टेंट है, साइकोलॉजिकल हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है उतनी ही। सेल्फ अवेयरनेस भी आपको प्रैक्टिस करनी है। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब क्या है, माइंडफुल चीज़ें करनी है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, टाइमली सोना है, डिसिप्लिन लाइफ में रखना है, हेल्दी स्लीप और अच्छी हैबिट रहेंगी खाने की, तो फिर एंजाइटी और ये सब नहीं होगा। सारे दिन फास्ट फूड खाते जाओ आप, एंजाइटी देखो इससे भी क्रिएट होगी, चेक करके देख लेना आप। तो ये हमारा टॉपिक है। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने शॉर्ट्स वाले पोर्शन पे। तो देखो शॉर्ट्स में हमारा सबसे पहले शॉर्ट है, यूनेस्को ने रिलीज़ करा है स्पोर्ट्स एंड जेंडर इक्वलिटी गेम प्लान। कैसा है, क्या है, समझते हैं। ये रिपोर्ट रिलीज़ हुई जस्ट बिफोर ओलंपिक गेम्स, और इसने हाईलाइट करा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाया कि देखो जी जेंडर गैप है स्पोर्ट्स के अंदर,
आपकी स्पोर्ट्स पॉलिसी में जेंडर ट्रांसफॉर्मेटिव पॉलिसी आ ही नहीं रही है कोई। कह रहा कैसे, क्या हुआ? कह रहा इंडिया ने हालांकि ऐसा लिया है, स्टेप ले रहा है इंडिया कि वुमेन को स्पोर्ट्स में प्रमोट किया जाए। कह रहा चाहे वो खेलो इंडिया स्कीम था वुमेन को लेकर, चाहे स्मिता था, चाहे खेलो इंडिया 10 का दम था, ये सब में वुमेन को हम इंक्लूड तो कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा डेटा आ रहा है कि वुमेन के साथ बड़ी सारी समस्याएं हैं। कह रहा क्या? कह रहा सेक्सुअल अब्यूज़ होता है। कह रहा 21% जो वुमेन एथलीट हैं, 11% जो मेन हैं, उनको सेक्सुअल अब्यूज़ देखना पड़ता है। एटलीस्ट वन फॉर्म ऑफ सेक्सुअल अब्यूज़ एज अ चाइल्ड इन स्पोर्ट। ये बड़ी समस्या है। बच्चा गया मतलब उसने गुनाह थोड़ा कर दिया कि एथलीट बनने जा रहा है वो, उसके साथ आप उसको पहले ही डरा के ऐसे कर दो कि वो जगह से घिन खाने लग जाए। फिर हाई ड्रॉप आउट है स्पोर्ट्स के अंदर। 49% वुमेन को लगता है कि एडोलेसेंस में वो आ गई हैं, वो वैसे ही अच्छा नहीं खेल पाएंगी तो वो छोड़ देती हैं। वुमेन रोल मॉडल भी उनको आसपास नहीं दिखता तो उनके मन में वैसी कॉन्फिडेंस भी, आपको सोसाइटी भी कहती है ना कि जैसे सोसाइटी में यही स्टिग्मा लग जाएगा, तेरा बॉडी इमेज सारी लड़कों जैसी हो जाएगी, तू स्पोर्ट्स क्यों खेलती है। अब क्या करे, लड़की को तो इसके लिए बड़ा ही पर्टिकुलर रहना पड़ता है कि मेरी बॉडी शेप ना ख़राब हो जाए। तो ये आ गया प्रॉब्लम। फिर पे गैप है प्रोफेशनल स्पोर्ट्स के लिए, वुमेन का एब्सेंस है। 50 पेड एथलीट्स में है ही नहीं, हम कहीं नज़र ही नहीं आती वुमेन को, एक नाम बता दो मुझे आप। फिर वुमेन लीडरशिप है ही नहीं। फिर तो कह रहा है कि क्या करें, 4 एक्शन गेम प्लान में क्या बोला है? कह रहा है लोगों का एटीट्यूड चेंज करो, सबसे पहले सोशल मीडिया इसको दिखाए, चैम्पियन जेंडर इक्वालिटी पे काम करो, और ऐसे काम करो कि देखो काम ही नहीं करना है, बोलना ही नहीं है, सिर्फ एक सॉफ्ट और हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करो, और उसके बाद किसी भी तरीके के जेंडर बेस्ड वायलेंस को बर्दाश्त नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, कमिटेड रहना है उसके लिए भी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है NIRF रैंकिंग 2024। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये रिपोर्ट रिलीज़ करी है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024। 2015 से ही NIRF आ गया था। इसका काम है इंस्टीट्यूशंस को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को रैंक करना, किस बेसिस पर, कैसा पढ़ाते हैं, कैसा वहाँ पे लर्निंग का माहौल है, रिसर्च होती है कि नहीं होती है, बच्चों के नंबर कैसे आ रहे हैं, आउटरीच है या नहीं है, सबको लेके चलता है कि नहीं चलता है, लोगों का परसेप्शन क्या है इसके बारे में। इसको करता कौन है? नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडेशन है, वो आपका कोलैबोरेशन के साथ गांधीनगर के सेंटर के साथ काम करता है। और कह रहा है IIT मद्रास को इसने दिया है ओपन बेस्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री फॉर 6th टाइम, 2019 से लगातार इसको मिल रहा है। और उसके बाद IIT मद्रास के बाद ISC बेंगलोर बहुत फेमस है। इसमें आप समझो रैंकिंग उनकी भी की जाती है जो ओपन यूनिवर्सिटी हैं, स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी हैं, स्किल यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनको भी रैंक किया करता है NIRF, ठीक है, ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं इंडिया में एडोलेसेंस की क्या सिचुएशन है, क्या हालत है। देखो, इकोनॉमिक केस फॉर इन्वेस्टमेंट ऑन द वेलबिंग ऑफ एडोलेसेंस इन इंडिया ने एक रिपोर्ट निकाली, मतलब पूरा रिपोर्ट का नाम है, इसको निकाला मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। अब इसने कहा कि देखो जी, इन्वेस्टमेंट जो भी एडोलेसेंस पे किया जा रहा है उसका रिटर्न कैसे आएगा हाई। कह रहा यकीन मानो पूरे वर्ल्ड में इंडिया ही एक ऐसा देश है जहाँ सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन 10 से 19 साल की रहती है, यानी एडोलेसेंट्स। इनका मोर्टेलिटी भी कम हुआ है, लेकिन फर्टिलिटी भी साथ में डिक्लाइन हो रही है, लोग अब ज़्यादा बच्चे नहीं पैदा कर रहे हैं। यंग जो पीपल हैं वो अभी सेकेंडरी स्कूल को अभी कंप्लीट कर रहे हैं, और डबल कर हो जाएगा 22% पे, ये हुआ ही है 2005 से, अगर आप 2020 का डेटा उठाते हो। फेटल रोड एक्सीडेंट भी राइज हुए हैं इसी वाले एज ब्रैकेट में। तो इंटरवेंशन तो लेनी है, क्योंकि देखो इस वाले ग्रुप से आप समझो 10.1% का GDP हम कमा रहे हैं। तो यानी दिस सेक्टर, दिस एज ब्रैकेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहा कैसे? कह रहा लेकिन चलो माना ये सब चीज़ें हैं, लेकिन देखो दिक्कत है ना, इश्यूज़ भी तो हैं इनके साथ। कह रहा हेल्थ देखो, इनका अनप्लान प्रेगनेंसी हो जाती है, इनकी शुरू के हार्मोन्स इनके जगते हैं तो ये गलत कामों में चले जाते हैं, तो अनप्लान प्रेगनेंसी हो जाती है। माल न्यूट्रिशन की समस्या, मेंटल डिसऑर्डर, डिप्रेशन, एंजाइटी हो जाता है। इनकी लर्निंग स्टेगनेंट हो जाती है क्योंकि AI वगैरह आ गया है, तो उसकी वजह से इनको जॉब वॉब ठीक से मिलती नहीं है, और पढ़ाई लिखाई इतनी अच्छी से कर नहीं पाते हैं। चाइल्ड मैरिज हो जाती है, 1 in 3 वर्ल्ड चाइल्ड ब्राइड लिव इन इंडिया। सोचो आप, 3 में से 1 बच्चा जो उसकी शादी हो गई वो इंडिया में रहता है। हमारे देश की तो मतलब अलग ही सिचुएशन है ना। फिर प्रेवलेंस है रोड एक्सीडेंट, सेल्फ हार्म, सुसाइड वगैरह एंड ऑल। इंडिया के इनिशिएटिव क्या है इसके लिए? राष्ट्रीय कृषि किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, स्कूल है, ये सारे हमने बच्चों के लिए बनाए हैं, इसी एज ग्रुप के लिए। अब इंटरवेंशन का क्या मतलब है? कह रहे देखो इंटरवेंशन लेने की इसलिए ज़रूरत है ताकि अंडर जो सर्व्ड एरियाज़ हैं उनमें वहाँ पे पेडागोजी का मतलब है ट्रेनिंग दी जाए, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप से उनकी लर्निंग को अच्छा किया जाए। ऐसा हाल ना हो कि मैथ्स पढ़ लिए लेकिन प्लस माइनस करना नहीं आता, देश के प्रधानमंत्री का नाम नहीं पता है, या बेसिक चीज़ें स्किल्स कोई नहीं आती है,
समझ रहे हो आप? साइबर बुलिंग वगैरह हटाने की ज़रूरत है। कॉमन मेंटल डिसऑर्डर ऐसे बच्चों को देने से बचना चाहिए। इनको लाइफ स्किल सिखानी है, कल्चरल सोशल नॉर्म्स के साथ जोड़ना है और कोशिश करनी है चाइल्ड मैरिज को बिल्कुल हटा देना है और ग्रेजुएट करना है लाइसेंस स्कीम, ताकि भाई इंजरी हो ही ना, टू कर्ब इंजरी टू एडोलेसेंस, ये सब कुछ रोकने की ज़रूरत है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है मॉडल फोस्टर केयर गाइडलाइंस के ऊपर। देखो फोस्टर केयर का मतलब क्या होता है? बच्चा जो है वो बायोलॉजिकल पेरेंट्स द्वारा नहीं पाला पोषण जा रहा है, क्योंकि दूसरे पेरेंट्स द्वारा उसका पालन पोषण किया जा रहा है। इससे रिलेटेड गाइडलाइंस हैं, बड़े ध्यान से समझना क्या होता है। कह रहा मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने ये गाइडलाइंस को तैयार किया है, रिलीज़ भी कर दिया। 2016 का था, उसको सक्सीड करा और पूरा उसको अच्छे से बनाया है, जो आज की ज़रूरत है उसके तहत है, क्योंकि हम मिशन वात्सल्य स्कीम को भी इसमें चाहते थे रेगुलेट करना और इसको आगे बढ़ाना। तो देखो फोस्टर केयर का मतलब ही यही है कि आप बच्चे को डोमेस्टिक एनवायरनमेंट ऑफ द फैमिली जो है, उसकी बायोलॉजिकल फैमिली नहीं है, फैमिलीज़ को सेलेक्ट और अप्रूव कौन करता है ऐसी फैमिली की यहाँ पे इस बच्चे की केयर अच्छी हो जाएगी, फोस्टर केयर, वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ये तय करती है कि ये बच्चा यहाँ जाएगा। इसके रिलेटेड चाइल्ड अडॉप्शन से रिलेटेड हमारे देश में कुछ प्रावधान भी है। सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी है, कारा जिसको आप कहते हो, नोडल बॉडी है, इसमें इंडियन चिल्ड्रन को कैसे अडॉप्ट करना है, सारी चीज़ों को पूरा वर्णन करा हुआ है। अब की प्रोविजंस पे देखते हैं रिवाइज गाइडलाइंस के द्वारा। क्या ना, जो भी बच्चा फोस्टर केयर के लिए एलिजिबल है, चिल्ड्रन एलिजिबल फॉर फोस्टर केयर, तो जो भी बच्चा 6 साल से उम्र के बड़ा है, जो भी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में रहता है, कम्युनिटी में रहता है एंड उसको प्लेस करना मुश्किल है, चिल्ड्रन हैविंग स्पेशल नीड या चिल्ड्रन हैविंग अनफिट गार्जियन जिसके भी हैं, ऐसे बच्चे की फोस्टर केयर करवाई जाती है। कौन सा बच्चा हो? 6 साल से उम्र उसकी बड़ी हो। दूसरा, वो ऐसी जगह पे जहाँ पर वो उसका रहना बहुत मुश्किल है या बहुत स्पेशल नीड वाला बच्चा है या उसके गार्जियन अनफिट है, ऐसे केस में बच्चे को फोस्टर केयर दिलवाई जाती है। अब एलिजिबिलिटी क्या है फोस्टर की? कोई भी व्यक्ति इरिस्पेक्टिव ऑफ मैरिटल स्टेटस, मैरिड है, अनमैरिड है, सिंगल है, जो भी सीन है उसका, चाहे वो बायोलॉजिकल सन है, डॉटर है, उसकी फोस्टर चाइल्ड कब बनेगा? कह रहा देखो, ओनली मैरिड कपल विल एलिजिबल अंडर MFCG 2016। याद रखो, जब पहले का जो फोस्टर केयर गाइडलाइंस थी तो उसमें 2016 में बोला था खाली मैरिड कपल ही आपका बच्चे को अडॉप्ट कर सकता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आप सिंगल फीमेल्स ले लो, वो चाइल्ड को अडॉप्ट कर सकता है। हाउएवर सिंगल मेल्स को अलाउ नहीं होता है, वो खाली मेल चिल्ड्रन को ही ले सकते हैं। तो ध्यान रखना, सिंगल अगर फीमेल है, अनमैरिड है, तो वो बच्चा चाहे मेल हो फीमेल हो, दोनों को अडॉप्ट कर सकती है। सिंगल मेल जो होता है वो खाली मेल चिल्ड्रन को ही अडॉप्ट कर सकता है। स्पाउस है, कपल है, उसके पास एक स्टेबल मैरिटल रिलेशनशिप होना चाहिए 2 साल का, तभी बच्चा उनको अडॉप्ट करने के लिए दिया जाता है। फोस्टर अडॉप्शन में क्या है? अलाउज अ फोस्टर पेरेंट, ताकि वो मिनिमम 2 ईयर्स के लिए बच्चे को फोस्टर कर पाएँ और अडॉप्ट कर पाएँ एज अ सेम चाइल्ड। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है बैगलेस डेज़ के बारे में। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने गाइडलाइंस बनाई बैगलेस डेज़ के लिए, किन बच्चों के लिए? जो भी कक्षा 6ठी से लेकर 8वीं तक पढ़ रहे हैं, क्लास 6 to 8 के लिए। क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जब आई ना, तो इसका बहुत ज़्यादा ध्यान था कि एक तो बच्चों को ना 10 दिन के लिए बैगलेस किया जाए और उनको इंटर्न किया जाए, उनको लोकल वोकेशनल एक्सपर्ट से मिलाकर कारपेंट्री, गार्डनिंग, पोर्टर बनाना, आर्टिस्टिक काम कराए जाए, ताकि उनकी जो लर्निंग है ना वो ओवरऑल लर्निंग हो, उनकी कम्युनिटी के साथ एक बैठना उठना हो, डिग्निटी के साथ रहें, प्रमोट कर पाएँ। और वेजिटेबल मार्केट वगैरह में उनको विज़िट कराना, चैरिटी वगैरह दिखाना कैसे करना है, पेट केयर की रिपोर्ट राइटिंग कैसे करनी है, सर्वे कैसे करना है, ये सारी चीज़ें बच्चों को सिखाई जा रही हैं बैगलेस डेज़ के अंदर, और बहुत अच्छा है, बहुत ज़रूरी चीज़ें भी हैं ये। अच्छा, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है जुआंगा ट्राइब से रिलेटेड कि इनके हैबिटेट राइट्स क्या हैं, कहाँ की है ये ट्राइब। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी ने अप्रूव करा हैबिटेट राइट्स फॉर जुएंगास, क्योंजर में है, PVTG है ये। कहाँ की PVTG है? उड़ीसा की PVTG है। क्या फुल फॉर्म होता है PVTG का, ये पता होना चाहिए आपको। तो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप होता है ये। तो अदर और भी हैं, जोंग है, जजपुर का, पौड़ी है, देवगढ़ का है ना, ऐसी बारिया है मध्य प्रदेश का, ये सारी PVTG हैं, छत्तीसगढ़ की बेगा, तो उड़ीसा की है ये बेसिकली, ये ध्यान रखना। अब हैबिटेट राइट्स का मतलब क्या है कि इनका रहने सहने का कैसे रहेगा मामला।
तो ये अंडर आपका शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर द्वारा इसको तैयार करा गया। हैबिटेट समझाया गया कि हैबिटेट का मतलब है ऐसा इलाका जहाँ पर कस्टमरी हैबिटेट है, ठीक है, रहते हैं, प्रोटेक्टेड एरिया है। और हैबिटेट का मतलब वही है कि भाई आपका जहाँ पे कम्युनिटी रह रही है, लीडर्स भी रहते हैं इसके अंदर, फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन के डिस्ट्रिक्ट की सारा हैबिटेट राइट्स हैं इनका पूरा निकालना है ब्यौरा कि कैसे कैसे इनके कस्टम्स क्या क्या हैं, कैसी कैसी हैबिट्स हैं इनकी, प्री एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में क्या क्या करते हैं। अब देखो वाई PVTG सो इम्पॉर्टेंट, सिग्निफिकेंस क्या है, क्योंकि कंसर्न राइट ओवर देयर कस्टमरी जो आपका है टेरिटरी हैबिटेशन का, सोशो कल्चरल प्रैक्टिसेस का। तो ये PVTG को सेलेक्ट भी इसी बेसिस पे किया जाता है कि ट्रेडिशनल नॉलेज किस बात की है, इनको ये कंजर्व कैसे करते हैं नेचुरल और सोशो कल्चरल हेरिटेजेस को। अब PVTG ना हमारे देश में 75 हैं अक्रॉस 18 स्टेट 1 UT के अंदर हैं। हमने PVTG बनाना तभी शुरू करा था जब देवर की कमेटी आई थी ना 1960-61 में, तब से ही हमने सेलेक्ट करना शुरू करा। उड़ीसा के अंदर सबसे ज़्यादा PVTG है, 13 हैं। क्राइटेरिया क्या होता है इनको सेलेक्ट करने का PVTGs को? सबसे पहला तरीका होता है प्री एग्रीकल्चरल लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी का चेक करना है, लिटरेसी का लेवल देखना है, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस का लेवल देखना है, डिक्लाइनिंग और स्टेगनेंट पॉपुलेशन का देखना है। इस सारी की सारी बातों से तो ज्वेंगा ट्राइब याद रखो कहाँ रहती है, ये क्योंजर हिल में रहती है, समझ रहे हो। और इसका पटुआस इसको पहले बोलते थे क्योंकि ना ये ना लीव्स की स्कर्ट्स पहनती हैं, ट्रेडिशनल अटायर है इनका। करती क्या है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करती हैं ये, टोयला चाजार कहते हैं इसको, और सेटल्ड एग्रीकल्चर की तरफ मूव कर रही हैं। इनको एक्सपर्टीज़ पता है कहाँ होती है, ये टोबैको के केसेस बनाती हैं जिसमें टोबैको रखा जाता है, और डेकोरेटिव फॉर्म्स बनाने के लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस जुआंग ट्राइब होती है। कहाँ की है, उड़ीसा की है। दिस इज़ ऑल अबाउट आवर सोशल इश्यूज़। नाउ अब हम चलते हैं अपने कल्चरल वाले पार्ट में, जिसमें छोटा सा टॉपिक है कल्चर का भी, वो भी हम कवर करते हैं। कल्चर में सबसे पहले आज हमारा जो टॉपिक है वो है HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, नाम आपने कई बारी सुना होगा, अगस्त 9 की डेट भी आपको याद होगी। तो खैर अब हम चलते हैं इसको थोड़ा सा और समझते हैं इसके बारे में, HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में। कह रहा जो गवर्नमेंट है उत्तर प्रदेश की, उसने एक ईयर लॉन्ग इनाग्रेट करा है सेलिब्रेशन अगस्त 9 को, और सेनेटरी है, मतलब आप समझो कि 100 साल हो चुके हैं काकोरी ट्रेन एक्शन ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। अगर आपको याद हो तो इसके काफ़ी समय अब बीत चुका है। सेनेटनरी का मतलब ही होता है कि 1 साल से ज़्यादा एग्जैक्ट अब होने वाला हो गया है। और काकोरी ट्रेन एक्शन आपको सभी को पता होगा, काकोरी ट्रेन एक्शन क्या था, नहीं पता तो मैं भी आपको बता देती हूँ। काकोरी ट्रेन एक्शन के लिए उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसने सेलिब्रेशन इसके लिए मार्क किया है। काकोरी ट्रेन एक्शन का सेनेटरी फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाएगा, और क्योंकि 1925 में 100th एनिवर्सरी है इसका, इसीलिए ये मुद्दा उठाया। तो एज पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन काकोरी शौर्य गाथा एक्सप्रेस ट्रेन है जो कि वेरियस सिटीज़ ऑफ द स्टेट में जाएगी और एजुकेट करेगी यूथ को, स्कूल चिल्ड्रन को काकोरी सागा के बारे में। अब क्या था ये काकोरी ट्रेन एक्शन जो है, काकोरी एक जगह का नाम था उत्तर प्रदेश में। तो 9 अगस्त 1925 में जितने भी रिवोल्यूशनरी थे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में, इन्होंने ब्रिटिश ट्रेजरी ट्रेन जो कि काकोरी के पास थी उसको लूटा था। कोई भी इनोसेंट पैसेंजर को हार्म नहीं हुआ था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ट्रेन को रॉब करना ताकि ब्रिटिश ट्रेजरी को लेना, और रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को आगे उसको फंडिंग देने के लिए पैसे की जो कमी आती थी वो ब्रिटिशर्स की ट्रेजरी लूट के ये लोग लगाते थे। अब इसमें जो मेन इम्पॉर्टेंट लीडर्स थे वो कौन थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफुल्ला खान थे, ठाकुर रोशन सिंह थे, राजेंद्र लहरी थे, सत्येंद्र बख्शी थे। ये सारे लीडर्स थे जो कि HRA का पार्ट थे। काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस में डेथ सेंटेंस मिला था बिस्मिल जी को, अशफुल्ला खान, राजेंद्र नाथ लहरी, इन सबको। अदर रिसीव लॉन्ग टर्म इम्प्रिजनमेंट मिली है उनको, सेलुलर जेल में जाके इनको डिपोर्ट किया गया था, सोचो आप। अब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था क्या, काम क्या करता था? सबसे बड़ी बात है 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन फॉर्म हुआ और एक रेडिकल रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, फेडरेटेड रिपब्लिक को इस्टेब्लिश करना, US ऑफ इंडिया। इसमें ऑर्गेनाइज और आर्म रिवोल्यूशन के रूप है।
फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन से हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, सचिंद्र नाथ बख्शी, ये सारे हैं। अब आइडियोलॉजीज़ क्या हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की? क्या आइडियोलॉजी थी? ये बिलीव करते थे सोशलिज्म पर। इनका बेसिक था कि जो भी बेसिक प्रिंसिपल रिपब्लिक का हो, यूनिवर्सल सफरेज होना चाहिए, सभी को, किसी को भी किसी द्वारा कोई भी एक्सप्लॉइट ना हो। तो 1928 में भगत सिंह, सुखदेव, शिव वर्मा, चंद्रशेखर आज़ाद, विजय कुमार सिन्हा, इन सभी ने एचआरए को रिऑर्गेनाइज करा था और सोशलिज्म इनका एक की गोल था। एचआरए को रीनेम भी किया गया था और उसका क्या नाम रखा गया था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसमें आर्म को ओवरथ्रो किया गया था, इंपीरियलिस्ट गवर्नमेंट को बोला गया था कि हमारा मेन मैनिफेस्टो ये है कि हम किसी भी तरीके से, हम चाहते हैं ब्रिटिश का या फॉरेनर्स का हैव नो जस्टिफिकेशन, के पास क्योंकि कोई जस्टिफिकेशन नहीं है हमारे भारत पे रूल करने का, तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि ये रहे यहाँ। फिर की पब्लिकेशन क्या है? तो रिवोल्यूशनरी जो है रिटन बाय राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखी है, पेन नेम विजय कुमार के नाम पे सचिंद्र नाथ सिन्हा के साथ मिल के इन्होंने लिखी थी। फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब की अगर आप बात करते हो तो भगवती चरण बोरा द्वारा कंपोज किया गया है। ये की पब्लिकेशन है, किताबों के नाम ध्यान रखना। रिवोल्यूशनरी डिड नॉट यूज़ फोर्स और जस्टिस, नेशनल राइट के लिए फाइट करने के लिए करा गया था। फिर रिस्पॉन्स था बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस टू द रिवोल्यूशनरी, ताकि वो एक अटेम्प्ट ले पाएँ। और कल्ट ऑफ बॉम्ब जो ये गांधी जी द्वारा था, आर्टिकल भी इन्होंने लिखा गया था, इसको भी इसमें दिखाया गया था कि क्या रिस्पॉन्स रहा जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रिवोल्यूशनरी पार्टीज़ के अटेम्प्ट पे लिखा, तो सारा उन्होंने राइटअप लिखा था यहाँ पर। ठीक है, अब देखो एचआरए की फॉर्मेशन क्यों हुई थी? क्योंकि सबसे बड़ी बात पैसे की तंगी थी वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। वर्ल्ड वॉर 1 जो कि 1914 से 1918 तक हुई। फिर डिसइल्यूजन था बहुत ज़्यादा, ब्रिटिश प्रॉमिसेस ऐसे ही करते थे, बहकाते थे हमें रॉयलेट एक्ट और डिफेंस एक्ट के द्वारा। फिर जलियांवाला बाग का कांड हो गया 1919 में, उसने तो हमें हैरान परेशान कर दिया। फिर नॉन कोऑपरेशन को सडनली रोकना पड़ गया गांधी जी द्वारा 1922 चौरी चौरा के चक्कर में। फिर बोल्शेविक रिवोल्यूशन आपके रशिया में हो रहा था, वहाँ से भी हमें सीख मिल रही थी कि यार ये तो बड़ा अच्छा काम है, सोशलिस्ट थॉट और रिवोल्यूशनरीज को हम एक्सपोज करने का मौका मिल गया। अब की रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी एचआरए और एचएसआरए ने क्या की है? देखो, डेथ सेंटेंस मिला, एवेंजिंग डेथ सेंटेंस ऑफ लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जी को लाठी चार्ज में इंजरी हुई ड्यूरिंग एंटी साइमन कमीशन डिमॉन्स्ट्रेशन। चीफ पुलिस जो आपके एग्जीक्यूटिव थे जीपी सॉन्डर, उनको मार दिया गया था राजगुरु भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा। असेंबली बॉम्ब एक्सप्लोजन 1929 में हुआ था, भगत सिंह बीके दत्ती ये साथ थे, इनमें भी असेंबली में किया और फिर कोर्ट ने कन्विक्ट किया था इनको, वेजिंग वॉर इन द स्टेट। तो इन्होंने 3 बॉम्ब बेसिकली फेंके थे, 3 तो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, बॉम्ब फेंका था इन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो भगत सिंह वॉज टेकन टू लाहौर, उनको ट्रायल चले और बाद में फॉर द किलिंग ऑफ जेपी सॉन्डर, तो इनके साथ भी ऐसा हुआ। तो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस यूटिलाइज्ड फॉर नेशनल कॉज बाय रिवोल्यूशनरीज। लेकिन कह रहा जो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस था वो भी एक नेशनल कॉज था, रिवोल्यूशनरीज के साथ था कि काउंटर कैसे किया जाए। फोर्स ट्रायल जो इतने सारे फॉल्स पोर्ट्रे किया जा रहा है, हंगर स्ट्राइक हुई, पॉलिटिकल प्रिजनर्स ये बने, क्रिमिनल्स को कैसे रोका जाए, मतलब इतने गंदे से ट्रीट करते थे ब्रिटिशर्स। कह रहे जतिन दास जी की तो डेथ ही हो गई, 63 डेज़ वो बेचारे हंगर स्ट्राइक पे रहे, डेथ हो गई। अल्टीमेटली भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को एग्जीक्यूट किया गया 23 मार्च 1931 में। इतना सब कुछ हुआ, सोचो आप रिवोल्यूशनरीज़ के साथ कितना वो था, उन्होंने पूरी जान लगाई कि देश को हम आज़ाद करा दें, लेकिन चीज़ें कुछ बेहतर नहीं हो पाई इस तरह से। अब हम चलते हैं अपने न्यूज़ इन शॉर्ट्स की तरफ, जिसमें हम बात करेंगे गैलेंट्री अवार्ड्स के बारे में। प्रेसिडेंट ने 103 गैलेंट्री अवार्ड्स आर्म्ड फोर्सेस, CAPF वालों को यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के पर्सनल्स को इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को था तब दिया। अब गैलेंट्री अवार्ड क्या क्या इसके अंदर आता है? इसमें परमवीर चक्र आता है, अशोक चक्र आता है, महावीर चक्र आता है, कीर्ति चक्र आता है, वीर चक्र, शौर्य चक्र आता है। ये हर 2 साल में अनाउंस किया जाता है, अनाउंस ट्वाइस इन अ ईयर। क्या किया जाता है? 1 साल में 2 बारी दिया जाता है, पहले रिपब्लिक डे पर और एक इंडिपेंडेंस डे पर। वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड के लिए कौन कौन 1950 से आ गया था, परमवीर, महावीर, वीर चक्र, अशोक चक्र वगैरह को 1952 में लाया गया।
ठीक है ना। पहले ये अशोक चक्र क्लास 1, 2, 3 था, बाद में इसको अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र बोला गया। पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स ये कहलाते हैं। नेशनल फिल्म अवार्ड के बारे में ध्यान रखो, 70th नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर द ईयर 2022 वो अनाउंस किया गया। नेशनल फिल्म अवार्ड कब से बना? 1954 से बना हुआ है, 954। ऐसे ही इनिशली फिर स्टेट अवार्ड्स आए। इसमें 2 प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल मिले हैं, 2 सर्टिफिकेट मेरिट मिलता है, 12 सिल्वर मेडल फॉर रीजनल फिल्म्स के लिए ये दिया गया है। कौन इसके लिए अवार्ड को एडमिनिस्टर करता है? डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल, 1973 से चला रहा है। इसमें फ़ीचर फिल्म हो, नॉन फीचर फिल्म हो, बेस्ट राइटिंग सिनेमा की हो, उस बेसिस पे अवार्ड ये दिया जाता है। मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट अवार्ड दिया गया था अलॉन्ग विद योर नेशनल फिल्म अवार्ड टू द स्टेट ऑफ इंडिया, जो कि फर्दर ये ग्रोथ ऑफ फिल्म इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए मदद करता है। तो याद रखना ये बातों को, नेशनल फिल्म अवार्ड 1954 से ही इसीलिए आ गया था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का विकास हो हर तरह से। ठीक है, तो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट योर सोशल इशूज़ प्लस कल्चर। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है, प्लीज़ उसको ज्वाइन करो ताकि आपको टाइमली इंपॉर्टेंट PDFs मिलती रहें। एंड इवन यू कैन हैव अ मोर डाउट, तो आप उस टेलीग्राम पे भी ना लगातार उस पर हम बात कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू PM पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।